तो देखो मैंने कल आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है देखिए, इस कार्बोहाइड्रेट का मैंने कहा था इसमें दो तरह का सुगर मॉलिक्यूल था। देखो एक ऐसा मॉलिक्यूल था, देखो C डबल बॉन्ड O H C OH H C OH H और H। ये बताया था आपको, ट्रायो शुगर कहते हैं इसको, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। और आप नंबर करते हैं, देखो इसका नंबर होता है 1 2 और 3। तो नंबर आप करना जानते हैं। तो देखो ये जो कार्बन यहाँ जानते हैं, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ? इसको सेकंड लास्ट कार्बन कहा जाता है, सेकंड लास्ट कार्बन एटम कहते हैं इसको, ठीक है। और यहां भी जानते हैं आप, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखो C डबल बॉन्ड O C आपको OH OH H, यहां पर ये H था और ये OH होता है। तो ये देखो नंबर है 1 2 3 कहते हैं इसको, है ना। और देखो ये जो अल्कोहल है ये सेकंड लास्ट कार्बन पे होता है। ये जो अल्कोहल होता है देखो, ये सेकंड लास्ट कार्बन पे, इसका भी नंबरिंग ऐसे ही करते हैं। तो इस कार्बन पे कोई अल्कोहल लगा हुआ नहीं है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि सेकंड लास्ट कार्बन पे एक अल्कोहल लगा हुआ है और ये अल्कोहल अभी आपके चेन के राइट साइड में है। देखो ये अल्कोहल अभी राइट साइड में है। अगर मान लो ऐसा कंपाउंड लिखा होता C डबल बॉन्ड O H, देखो C, यहां पर मैं H लिख दूं और यहां लिख दूं OH, देखो ऐसे, और यहां लिख दूं C OH H और H। नंबर देखो 1 2 और 3। ये जो अल्कोहल देख रहे हैं यहां पर आप, ये सेकंड लास्ट अल्कोहल है देखो, और ये अब लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। तो ये दो पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं देखो कार्बोहाइड्रेट के। अब देखो एल्डोज का भी दो फॉर्म है देखो यहां पर, अगर आप देखेंगे तो इसे कहते हैं एल ट्रायोज एल्डोज कहते हैं इसको। ये देखो अगर ये लेफ्ट साइड में एल फैमिली शुगर कहते हैं इसको, और देखो इसे कहते हैं क्या, डी ट्रायोज एल्डोज कहा जाता है इसको। हमें केवल देखना क्या, देखो हाँ इसका भी फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है देखो। और हमें केवल सेकेंड लास्ट एल फॉर, मतलब एल फैमिली कहते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, डेक्स्ट्रो लिवो वाले टर्म पे यूज कर देते हैं इसको। वैसे एल डी शुगर कहा जाता है इसको, एल एंड डी। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल का पोजीशन राइट साइड में है तो उसको कहते हैं डी कहते हैं, डी ग्रुप कहते हैं, डी ट्रायोज एल्डोज, डी फैमिली कहते हैं इसको। ये डी फैमिली होता है और ये एक एल फैमिली होता है। और हमें केवल क्या देखना है बताओ? हमें देखना है सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल का पोजीशन, वो राइट साइड में है या वो लेफ्ट साइड में, केवल सेकेंड लास्ट पे, बाकी जगह नहीं देखना हमें। केवल हमें देखना है सेकेंड लास्ट पे अल्कोहल का पोजीशन राइट में है या लेफ्ट में है। अगर वो सेकेंड लास्ट पे लेफ्ट में है तो एल है, एल कहते हैं एल। और अगर वो राइट में है तो उसको कहते हैं डी। ये एक्चुअली लिवो और डेस्ट्रो वाले टर्म यूज किया जाता है, राइट साइड में होता है। ये डेक्स्ट्रो ऐसे लिखते हैं और ये लिवो लिखा जाता है, डेक्स्ट्रो लिवो। नहीं कहते, अल्फा बीटा यहाँ पे नहीं आता, अभी बाद में आएगा वो। अभी सिंपली मैंने कहा एल और डी फॉर्म होता है। लेकिन देखो यहाँ पर कोई सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल नहीं है, तो यहाँ पर अभी ये एल और डी यूज नहीं होता। एल और डी यूज करने के लिए हमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे, यार हमें तो वीडियो बिल्कुल सही नजर आ रहा है, तो तुम लोगों को ब्लड क्यों नजर आता समझ में नहीं आता। ठीक है,
ठीक है, चलो यहाँ देखो। तो बस बाकी आपको केमिस्ट्री में इसके बारे में और समझाया जाएगा, बायोमोलिक्यूल जब आप पढ़ेंगे 12वीं क्लास में, कि रोटेशन होता है लाइट का, कि वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट, जब वो पोलैरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू लाइट क्रॉस कराया जाता है, ये डालकर, तो लाइट अपने पाथ से डेविएट करता है लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ, और उसके बेसिस पे ये एल और डी यूज करता है। बिल्कुल सही बात है, हाँ, पोलराइज लाइट होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, लेकिन यहाँ देखो आप, इसमें यहाँ कोई सेकेंड लास्ट कार्बन नहीं है। सेकेंड लास्ट कार्बन तो है, उस पर कोई अल्कोहल नहीं है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे कोई अल्कोहल नहीं है, और इसलिए यहाँ पर एल, अब मैं क्या बोल रहा हूं देखो, इस ट्रायोज से मैं अब टेट्रोज बनाऊंगा। देखिए देखो यहाँ पर ऐसा, ये लिख लिया आपने, ये ट्रायोज मैंने बना लिया। देखो अब मैं टेट्रोज बनाऊंगा। यस, ये केवल सेकेंड लास्ट कार्बन पे अप्लाई होता है। ये जो रूल है ये केवल सेकेंड लास्ट कार्बन पे अप्लाई होता है, दैट्स ऑल। बाकी कहीं अप्लाई नहीं होता ये। हमें सेकेंड लास्ट कार्बन के अल्कोहल को देखना होगा। We have to search the position of alcohol on the second last carbon atom. ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब यहां देखो, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए अब मैं बना रहा हूं टेट्रोज शुगर। देखो वो ट्रायोज था, अब मैं टेट्रोज बना रहा हूं। समझिए कैसे बनता है। देखो पहले, ये बहुत जरूरी है समझना। देखो यहाँ पर, देखो टेट्रोज में सी 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 और सी कहते हैं। ये जो आपका कार्बन ऐड हुआ है, ये कार्बन पहले नहीं था, ये नया। याद रखना इस चीज को, नए कार्बन का एडिशन हमेशा फंक्शनल ग्रुप के नीचे होता है। तो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, देखो यहाँ पर ऐसे CHO, ये फर्स्ट कार्बन है। ये कार्बन अभी नया ऐड हुआ है, जो पहले नहीं था ट्रायोज में, वो नहीं था। ट्रायोज में देखो ये था, एक ये था, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, और चार ये हो गया। ठीक है, मान लो थर्ड पे OH यहाँ लगा हुआ है, H यहाँ लगा हुआ है, बाकी तो आप कहीं भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड कार्बन देखो ऐड हुआ है, यहाँ पे भी लिख दिया आपने OH और H। देखो ये एडिशन नया हुआ है, ये पहले नहीं था, ये नया ऐड हुआ देखो यहाँ पर। ठीक है, और तो इसका नाम क्या हो गया? देखो इसे कहते हैं, अब देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल कहाँ है बताओ? राइट साइड पे है। सेकंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल कहाँ है? राइट साइड में है। तो क्या बोलेंगे इसको? इसे कहते हैं डी टेट्रोज एल्डोज कहा जाता है इसको, डी टेट्रोज एल्डोज, है ना। अब यहां देखो सी 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 और सी, आप जानते हैं कीटोन का पोजीशन फिक्स होता है। कीटोन का पोजीशन हमेशा 2 नंबर पे आते ही तो फिक्स होता है। यहां देखिए ऐसा है, यहां लगा दो OH H H, ये कार्बन नया ऐड हुआ। देखो मैंने क्या कहा था कि नया कार्बन हमेशा फंक्शनल ग्रुप के नीचे आता है। ये समझ में आ रहा है आपको? नया कार्बन हमेशा फंक्शनल ग्रुप के नीचे होता है बच्चे, समझ में आ गया? ये देखिए, और यहां लगा दो OH H OH H, या इसको H लिख दो ऐसे। अब देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 एंड 4। अब देखो सेकंड लास्ट कार्बन, ये देखो थर्ड अल्कोहल आ गया यहाँ पर। अब यहां भी सेकंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चे? इसे बोलते हैं डी टेट्रोज कीटोज कहा जाता है इसको, डी टेट्रोज कीटोज कहते हैं इसको। ठीक है बच्चे, और याद रखना जब ये नया कार्बन, इस नए कार्बन पे ये जो अल्कोहल ऐड हुआ है, ये अल्कोहल इधर भी हो सकता है,
H इधर भी जा सकता है, वो एक अलग चेंज होगा। देखो जैसे कहते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, ईपीमेरिक चेंज कहा जाता है। मान लो ये जो अल्कोहल है, जो नया अल्कोहल ऐड हुआ है, हाँ नहीं वो एल नहीं बनेगा, एल और डी केवल यहां से होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये दिमाग में डाल दीजिए, बार बार ये कंफ्यूज, मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि केवल सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल की वजह से एल और डी होता है, बाकी जगह कहीं कुछ हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला कि केवल सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल के पोजीशन की वजह से हम टर्म यूज करते हैं एल और डी, बाकी पोजीशन पे अल्कोहल किधर भी हो इससे हमारा एल और डी चेंज नहीं करता। तो मैंने कहा ये अल्कोहल अगर मान लो यहाँ पे आ जाता और H यहाँ चला जाता, तो एक नया आपका आइसोमर बनेगा, उसे ईपीमर्स कहते हैं, ईपीमेरिक चेंज कहते हैं उसको। तो सेकेंड लास्ट कार्बन को छोड़ दो, सेकेंड लास्ट कार्बन को छोड़कर कहीं और ये अगर आप लेफ्ट राइट करते हैं, ऐसे चेंज को ईपीमेरिक चेंज कहा जाता है। यस, अल्कोहल आप इधर ले आओ और H को यहां कर दो। और मैंने क्या कहा कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल अगर राइट साइड में है तो ये डी है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल अगर राइट साइड में है तो उसको कैपिटल डी कहते हैं, और अगर ये लेफ्ट होता तो उसे कैपिटल एल कहा जाता है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। और बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो इसका फॉर्मूला होगा C4H8O4 कहते हैं इसको। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? C4H8O4। हाँ भाई, ये कैपिटल डी लिखा हुआ है क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल यहाँ पे राइट साइड में है, तो ये डी लिखा गया है। कितना छोटा सा चीज तो बता रहा हूं, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? लास्ट कार्बन ये है थर्ड नंबर पे, इस पे अल्कोहल राइट साइड में है तो ये डी फॉर्म है। इसका सेकेंड लास्ट कार्बन ये है, देखो थर्ड वाला, यहाँ भी अल्कोहल राइट साइड में है, ये भी डी फॉर्म है। ठीक है, और देखो, और फॉर्मूला क्या देखो, C4H8O4, C4H8O4, और इसका भी फॉर्मूला वही है, देखो C4H8O4 कहते हैं इसको। हाँ, ईपीमेरिक चेंज मैंने क्या बताया कि सेकेंड लास्ट कार्बन को छोड़कर, जैसे ये देखो मैं ऐसे समझो आप, देखो ये मान लो एक ऐसा कंपाउंड होता C C C और C, ये अल्कोहल यहाँ राइट साइड में ही है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये H है। यहां पर आपने H लिख दिया और यहां लिख दिया हमने OH, और यहां पे वही लिख दो COH, नंबर कर लो 1 2 3 और 4। अब ये कंपाउंड आपस में क्या हो गए? ईपीमर्स हो गए, क्योंकि देखो केवल इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे जो OH और H का पोजीशन है वो केवल चेंज हो रहा है, बाकी सब जगह एक जैसा ही है। तो ये जो दोनों कंपाउंड बनेंगे अब, ये आपस में क्या बोलेंगे बताओ इसको आप? इसे कहते हैं क्या? इसे ईपीमर्स कहा जाता है। यस, अब समझ में आ गया बच्चे? ये समझ में आ गया? अब सेकंड पोजीशन पे छोड़कर किसी और पोजीशन पे एक जगह केवल HOH चेंज करेगा, ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं? ईपीमेरिक चेंज कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि टेट्रोज क्या होता है। अब टेट्रोज के बाद क्या बनेगा बताओ? पेंटोज बनेगा। अब बनाओ पेंटोज। देखो इस पोजीशन पे कोई मतलब नहीं होता, ये लास्ट पोजीशन पे कोई मतलब नहीं होता, चेंज यहां पे नहीं होता, चेंज नए कार्बन पे होता है, जो नया कार्बन ऐड हुआ है वहां पे चेंज होता है, लास्ट पे नहीं होता, लास्ट कार्बन पे नहीं होता। यस, इट इज ऑलवेज, केवल नया कार्बन जो ऐड हुआ है ना उस पे चेंज कहता है।
हाँ बिल्कुल बदल जाएगा, अरे वो अलग अलग एपीमर्स हो जाते हैं, अभी बताऊंगा, रुक जाओ वहां पर। यहाँ देखो, अब देखो पेंटोज, ये देखिए पेंटोज में 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये मान लो सी ऐसे हो गया ये, ठीक है, ये CHO हो गया, देखो ये कार्बन नया ऐड हुआ, देखो यहाँ पर, अरे यार डबल बॉन्ड, अब ये तुम्हें पता नहीं है एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं, एल्डिहाइड CHO लिखा जाता है ना, केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने थोड़ा बहुत? जितेंद्र सर कहते थे कि मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा धुआंधार हैं केमिस्ट्री में। हाँ तो फिर ये क्यों पूछ रहे हो कि डबल बॉन्ड कहां से आ गया उसमें? यहाँ देखो ये नया कार्बन आया, देखो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया OH और H, बाकी जगह देखो OH है, H है, OH है, H है, OH है, H है और H है, नंबर कर लो 1 2 3 4 और 5। यहाँ देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल कहाँ है बताओ? सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल कहाँ है बताओ? ये है आपके राइट साइड में, तो ये क्या हो गया बताओ? इसे कहते हैं डी पेंटोज एल्डोज कहते हैं, देखो इसको। और यहां देखो C डबल बॉन्ड O, OH H H, ये कार्बन नया ऐड हुआ, देखो OH H OH H OH H और H, नंबर कर लो 1 2 3 4 और 5। देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल कहाँ है बताओ? राइट साइड में है, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको? डी पेंटोज कीटोज। हाँ जी बच्चे क्या बोलेंगे इसको? डी पेंटोज कीटोज कहते हैं इसको। तो ये भी बन गया, पेंटोज भी बन गया। फॉर्मूला क्या होगा इसका बताओ? C5H10O5, और इसका फॉर्मूला भी क्या होगा बताओ? C5H10O5 कहते हैं इसको, 5 कार्बन का होता है, पेंटोज कहते हैं इसको। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज? यहां तक क्लियर है सबको? ईपीमर तो बनेगा, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें ईपीमर नहीं बनाना, बस मैं एक बार बता दिया कि ईपीमर कैसे बनता है। अब ईपीमर बनाना नहीं है, हर जगह ईपीमर बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? ईपीमेरिक आइसोमर तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ईपीमर कैसे बनता है ये समझ में आना चाहिए केवल, ठीक है ना? चलो अब मैं बता रहा हूं, इसको मिटा दूं यहां पर। अब चलिए अब मैं बता रहा हूं हेक्सोज क्या पार्ट है, नहीं लिख लो। तो ये पेंटोज है, ये पेंटोज शुगर है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ये हो गया डी पेंटोज एल्डोज। अभी आएगा, रुक जाओ वो बाद में बताऊंगा, अभी पहले ये नाम समझो पहले आप, ठीक है? चलिए आगे देखिए। अब देखो हेक्सोज कहते हैं, हेक्सोज देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 और 6।
बस 6 तक ही बताऊंगा, आगे नहीं। देखो नंबर, अब देखो यहाँ लगा दो एल्डिहाइड नंबर 1 पे, एल्डिहाइड, ये नया कार्बन ऐड कर दिया हमने, देखो यहाँ लगा दिया हमने OH और H। अब देखो थर्ड पोजीशन पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये तो मैंने कहा था कहीं भी जा सकता है, ये बाकी जगह देखो वही है, OH है, OH है, OH है, H है, H है, H है और H है। 1 2 3 4 5 6, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल कहाँ है बताओ? राइट साइड में है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल कहाँ है बताओ? राइट साइड में है। इस कंपाउंड का नाम है, क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं डी एल्डोज हेक्सोज, और इसी कंपाउंड का नाम होता है, इसी को कहते हैं डी ग्लूकोज कहा जाता है इसको, इसी को कहते हैं डी ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या हो गया इसका? इसका फॉर्मूला हो गया C6H12O6। केवल देखो यहां पर थर्ड पोजीशन पे मैंने कहा था कि इपीमर तो बन सकता है ना, तो थर्ड पे ये अगर इस डायरेक्शन में होगा OH, बाकी सब जगह तो देखो एक ही जैसा लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया बताओ? इसे कहते हैं डी एल्डोज हेक्सोज, और इसे डी ग्लूकोज कहा जाता है इसको, ठीक है। एक और चीज देखिएगा, देखो C डबल बॉन्ड OH, C 1 2 3 4 5 और 6, अगर मान लो सेकेंड कार्बन पे मैं इसको ऐसे लिख दूं H, और देखो ये तो ऐसे लिखो OH और H, बाकी सब जगह वही है, देखो H OH OH H OH H OH H और H। ऑल्दो ये भी कंपाउंड जो है, ये भी कंपाउंड जो है, देखो नंबर कर लो 1 2 3 4 5 और 6, यस। ये अब देखो केवल सेकंड पोजीशन पे ये चेंज आ रहा है ना, यहां भी कोई एल नहीं आएगा, देखो यहां भी सेकंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल कहां रहता है? राइट साइड में है। तो देखो इस कंपाउंड का भी नाम वही है, डी एल्डोज हेक्सोज, बट इस कंपाउंड को कहते हैं मैनोज। यस, नंबर 2 पे चेंज आया है, ये एक एपीमर्स हैं, समझ में आ गया बच्चे? ये एपीमर्स कहा जाता है इसको। 3 तो वही है, देखो 3 तो जैसा था वैसा ही है ना, 3 तो जैसा था वैसा ही है ना, केवल 2 पे ही तो चेंज आया है। आ गया समझ में ना? और याद रखना, इसीलिए कहते हैं ग्लूकोज और मैनोज जो होता है, कार्बन नंबर 2 का ईपीमर्स होता है। ये लिख लो, अपने नोट में ऐड कर लो कि ग्लूकोज एंड मैनोज आर epimers for carbon number 2। अब epimers, अब आपको लगता है epimers का मतलब समझ में आ गया होगा क्या होता है? देखो आ गया ना? अब एक और चीज देखो, एक और मजे वाली बात देखिए, C C C C C 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो H, यहां पर वही OH और H है, यहां पर H और OH है, यहां देखो हो गया OH और H, बाकी देखो वही है, OH है, H है, OH है, H है और H है। अब देखिए यहां पर नंबर कर लो 1 2 3 4 5 और 6, इस कंपाउंड को कंपेयर कीजिए। अब देखो इस कंपाउंड को कंपेयर करो, इसको और इसको,
तो चेंज कहां पे आया बताओ? आप इसको देखो, आप कंपेयर कर रहे हैं किसको? ग्लूकोज को और इस कंपाउंड को। तो केवल 4 पे चेंज आया है, 3 पे 4 पे चेंज नहीं है, केवल 4 पे चेंज आया है। देखिए इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में चेंज केवल 4 पे आया है, और इस कंपाउंड का नाम है गैलेक्टोज। यस, 4 पे लेफ्ट पे आया ना, सेकंड पे तो अभी भी अल्कोहल राइट साइड में ही है ना, नंबर 5 पे। समझ में आ गया बच्चे? तो क्या बोलेंगे इसको? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर ईपीमर्स फॉर कार्बन नंबर 4। लिख लो, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर ईपीमर्स फॉर कार्बन नंबर 4। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया सबको अभी मैं क्या बताना चाह रहा था? ठीक है, अब यहां देखो, जो ईपीमर्स बन सकता है वही बना रहा हूं आपको। जितना समझाया जा रहा है उतना समझो पहले। ग्लूकोज, अब देखो, अगर कहें कि मैनोज और गैलेक्टोज, क्या ये भी आपस में ईपीमर्स होते हैं क्या? याद रखना, ईपीमेरिक चेंज केवल एक कार्बन पे आता है, बस, ओनली वन कार्बन। एक कार्बन से ज्यादा का चेंज ईपीमर्स नहीं कहलाता। तो मैनोज और गैलेक्टोज आपस में ईपीमर्स नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये दोनों आपस में ईपीमर्स नहीं है, मैनोज और गैलेक्टोज आपस में ईपीमर्स नहीं है। ईपीमेरिक चेंज केवल एक कार्बन पे होता है, बस है केमिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है, और क्या। एक ही कार्बन पे अगर चेंज आएगा तभी ईपीमर्स कहे जाते हैं वो। ठीक है, मैनोज और गैलेक्टोज आपस में आइसोमर्स हैं। मैनोज और गैलेक्टोज आपस में, आपने पढ़ा होगा, आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, लेकिन ये ईपीमर्स नहीं है। आइसोमर्स तो है लेकिन ये ईपीमर्स नहीं है। हाँ, दो जगह चेंज आ गया है, देखो, सेकंड पे भी चेंज आ गया है, फोर्थ पे भी चेंज आ गया है, तो इसको ईपीमर्स नहीं कहते। ठीक है, चलिए अब यहां देखो, सी 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 सी, 1 2 3 4 5 और 6 कीटोन यहां लगा दिया। देखो हमने यहां लिख दो OH H H, और देखो यहां लिख दो H और OH थर्ड कार्बन पे। देखो बाकी जगह देखो वही होता है, OH H OH H OH H और H। देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अभी भी देखो 5 नंबर पे तो अल्कोहल राइट साइड में ही है ना, इसी को कहते हैं क्या? देखो, डी फ्रक्टोज कहा जाता है। ये डी हेक्सोज कीटोज है एक्चुअली, इसे डी हेक्सोज कीटोज कहते हैं, और इसे कहते हैं फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल का पोजीशन राइट साइड में है, और इसका फॉर्मूला भी वही है। देखो क्या, C6H12O6 कहते हैं। समझ में आ गया बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं? सबको ये क्लियर समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखो, अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि ये तो एक बताया कि ग्लूकोज को और गैलेक्टोज को, फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, कैसे बनता है, ये समझ में आ गया आपको। अब एक चीज याद रखिएगा, देखो, अगर आप ट्रायोज में CH2O ऐड कर दो, ट्रायोज में अगर CH2O ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? हेटेरोज बनेगा।
पेंटोज में आप CH2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा बताओ? पेंटोज बनेगा, पेंटोज बनेगा। और पेंटोज में अगर आप CH2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? वो हेक्सोज बन जाता है। इवन हेक्सोज में अगर आप CH2 ऐड करेंगे, यहां तक ये बनता है एक्चुअली, हेप्टोज भी नेचर में मिलता है, हेप्टोज तक जाता है, नेचुरली कहते हैं 7 तक जाता है वो। तो ट्राइओज में CH2 ऐड करते हैं तो टेट्रोज बनता है, टेट्रोज में CH2 ऐड करते हैं तो पेंटोज बनता है, पेंटोज में CH2 ऐड करते हैं तो हेक्सोज बनता है, और हेक्सोज में CH2 ऐड करते हैं, अरे ट्राइओज शुगर था ना, 3 वाले में आपने क्या ऐड किया? CH2O, तो टेट्रोज बन गया। टेट्रोज में फिर CH2 ऐड किया आपने तो पेंटोज बन गया। CH2 देखो ऐड तो नहीं हो रहा ना, COH और H, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब है CH2O, C 2 हाइड्रोजन और एक अल्कोहल, एक ऑक्सीजन, सॉरी, तो एडिशन तो CH2 का ही हो रहा है। समझ में आ गया आपको? तो बार बार अगर आप एक CH2 ऐड करते रहेंगे तो वो बड़ा कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये क्लियर? चलिए अब यहां देखो, अब देखो मैं बता रहा हूं आपको रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये समझो, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का रिंग कैसे बनता है, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वो समझिए। देखो, तो पहले आप क्या करो, ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड OH, वही लिखा हुआ है, CHO लिखा हुआ है, C C C 1 2 3 4 5, और मैंने सीधा लिख दिया देखो नीचे CH2OH, नीचे वाले को नंबर कर लो 1 2 3 4 5 और 6 को आप लिख सकते हैं सिंपली CH2OH, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जगह लिखो, ऐसे लिख लो। यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या था बताओ? डी ग्लूकोज में क्या था? ये OH था, ये H था, यहाँ पर ये H था, यहाँ ये OH था, ये OH है, ये H है, ये OH है और ये H है। अभी ये क्या बना हुआ स्ट्रक्चर बताओ? ये अभी आपका एक डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना? ये अभी डी ग्लूकोज है ना, ओपन चेन है, ये ओपन चेन कहते हैं इसको, डी ग्लूकोज का। अब एक इसमें एक रिंग बनेगा, देखो जैसे एक डंडा होता है, उस डंडे को मोड़ दीजिए आप, जैसे मान लो डंडा ऐसा था, इसको मैंने घुमा दिया देखो ऐसे, और इसको ऐसे जोड़ दिया मैंने देखो ऐसे, तो रिंग बन जाएगा देखो ये। तो इसी तरह से हम एक रिंग बनाएंगे डी ग्लूकोज का। रिंग कैसे बनता है देखो यहाँ पर, देखिए होता क्या, देखिए हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखो, यहाँ देखिए अब कैसे होगा ये। तो सबसे पहले कहते हैं कि ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्ट है, ये डबल बॉन्ड यहां से हटाइए आप, डबल बॉन्ड हटा दिया हमने देखो, और 5 नंबर पे ये जो इसका हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को आप यहां शिफ्ट कर दो इसके ऊपर, डबल बॉन्ड हटा के, तो हमने H को यहां पहुंचा दिया देखिए, इस वाले 5 वाले, इस 5 वाले कार्बन का, इस 5 वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को हमने यहां से यहां पहुंचा दिया देखो, डबल बॉन्ड हटा दिया, डबल बॉन्ड को हटाकर वहां एक स्पेस क्रिएट किया और हाइड्रोजन वहां शिफ्ट हो गया, ठीक है ना? अब वहां देखो
फिर देखिए यहां पर अब क्या करना है आपको, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये जो ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ है, इसके साथ ये एक ऐसे रिंग बनाता रहेगा। ये देखो, ये तो हमने इसको शिफ्ट किया है, देखिए ये तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ है देखो, और ये इसके बीच में क्या बनेगा देखो, एक रिंग बनेगा ऐसे। ये देखो, ये पूरा एक रिंग बनेगा, देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, एक रिंग, ऑक्सीजन लिंकेज कहते हैं इसको। और इसी को आप अब कन्वर्ट करेंगे एक रिंग स्ट्रक्चर में, वो देखिए, ये देखिए, देखो समझ में आ जाएगा, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। डबल बॉन्ड हटाकर ही तो हमने हाइड्रोजन शिफ्ट किया वहां पर। अरे डबल बॉन्ड रहेगा तो हाइड्रोजन वहां कैसे आएगा? डबल बॉन्ड हटा तभी तो हाइड्रोजन पहुंचा वहां पर, ठीक है ना। और देखो, ये देखिए, अब आपके बुक्स में ग्लूकोज को ऐसे दिखाया जाता है स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। अब देखो ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं वो देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो, चलिए यहाँ देखिए, और देखो नंबर करते हैं इसको, 1 2 3 4 5, और ऐसे लिखना है, देखो 5 कैसे लिखना है, H और CH2OH। पहले समझो ये स्ट्रक्चर बना कैसे, वो देखो, ये जरूरी है समझना है यहाँ पर। देखिए अब ये बताओ, ये कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पे H, और देखो ये पूरा OH है, ये H और पूरा OH है। अब ठीक है, सबको दिख रहा है? चलिए अब देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे H और पूरा OH है, ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, देखो यहाँ पर इसे लिख दिया हमने H और OH। HOH, देखो HOH, ये फर्स्ट कार्बन पे है तो लिख दिया H और OH लिख दिया, देखो यहाँ पर। सेकंड कार्बन पे भी वही है, देखो H और OH लगा हुआ है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ भी हम लिख रहे, देखो ऐसे लिखते हैं H और OH। थर्ड पे देखो OH इधर है, बताओ लेफ्ट साइड की तरफ है ना, तो थर्ड पे ये OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा। OH ऊपर चला गया और H नीचे आ गया, देखो। फोर्थ नंबर पे भी देखो सेम है, OH H है, ये देखो फोर्थ पे वही है, H और OH। अब क्वेश्चन यहाँ पर कि फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, देखो। तो फिफ्थ कार्बन पे क्या बचा हुआ है? हाइड्रोजन बचा हुआ है, देखो, और ये पूरा ग्रुप बचा हुआ है CH2OH। देखो यहाँ पर इस फोर्थ कार्बन पे ये H है, ये OH है। फोर्थ कार्बन पे ये H ऊपर लगा दिया और OH नीचे लगा दिया। थर्ड पोजीशन पे ये OH इधर था, इस साइड डायरेक्शन में है ना, तो OH देखो ऊपर चला गया है थर्ड पे और H नीचे आ गया, देखो यहाँ पे। और फिफ्थ कार्बन पे क्या बचा है? फिफ्थ कार्बन पे बचा हुआ है हाइड्रोजन और CH2OH। देखो ये पूरा ग्रुप हाइड्रोजन और CH2OH, देखो लिखा हुआ हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पर फिफ्थ पे, ये देखो फिफ्थ कार्बन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन है और ये CH2OH है। ये कौन सा कार्बन है बताओ? ये कार्बन नंबर 6। रिंग में 5 ही होगा, देखो रिंग में कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4, यहाँ देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में है। ये देखो, ये है फर्स्ट कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन, और ये देखो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में आ गया ये सर्कल वाले। अरे ये तो OH है ना, HOH है पूरा, ये HOH।
HOH देखो, HOH नंबर 1 पे। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, रुक जाओ, चिंता मत करो, मैं फिर से बताता हूँ एक बार। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, देखिए, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखिए इस पर पहले आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखिए, देखिए C डबल बॉन्ड OH, अरे वही CHO है जो पहले लिखा हुआ था। फिर देखो C C C, 1 2 3 4 5 और 6, पहले आप सिंपली ग्लूकोज को लिख लीजिए, है ना। ये देखिए यहाँ पर OH है, H है, थर्ड पे H और OH होता है, फोर्थ पे OH और H होता है, यहाँ भी OH और H होता है, और यहाँ पे सीधा लिख दो CH2OH, सिक्स वाले पोजीशन पे। ये आपका 6 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है और फिफ्थ कार्बन है, और ये 6 कार्बन है। देखो 6 पे CH2OH लिख सकते हैं ना, पूरा मिला के लिख दो। अरे 6 पे क्या है, C है, OH है, H है और H है, तो क्या लिख देंगे, CH2OH लिख देंगे। देखो इसको CH2OH लिख दिया, देखो हमने यहाँ पर, है ना। और देखो अब करना क्या आपको, देखो ये एक डंडा है, सीधा डंडा है, इसको रिंग में कन्वर्ट करना है। एक स्ट्रेट रिंग लाइन को आप रिंग में कन्वर्ट कर, रिंग बना रहे हैं इसका। रिंग कैसे बनता है वो देखिए। तो देखो क्या होता है कि ये जो आपका फर्स्ट कार्बन पे जो डबल बॉन्ड O था, इसको यहां से हमने हटा दिया, एक बॉन्ड को वहां से हटा दिया हमने, और ये जो हाइड्रोजन यहां पर देख रहे हैं आप, इस हाइड्रोजन को हमने यहां पे रिप्लेस किया, रीअरेंजमेंट कहते हैं। देखो हाँ, फिफ्थ का जो कार्बन है ना, फिफ्थ वाला जो कार्बन होता है, इसी के बीच, इसी के हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये रिप्लेसमेंट हमेशा फिफ्थ से ही होता है, ये एक बिल्कुल फिक्स्ड पैरामीटर सही है, रिप्लेसमेंट हमेशा फिफ्थ से ही होगा। लिंकेज जो होता है वो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में होता है। लिंकेज जो होगा वो एक तरह का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है उसका, एक तरह का स्ट्रक्चरल, हाँ स्ट्रक्चरल पार्ट है। देखो इसका, तो ये H यहां पहुंच गया, देखो तो ये H जब यहां पहुंच जाएगा तो यहां से तो खाली हो गया, देखो ये, और यहां क्या बचा बताओ, यहां बचा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसके साथ एक क्या बनाएगा, रिंग। देखो ऐसे, तो रिंग जो बनेगा, रिंग में कितने कार्बन आएंगे, देखो 1 2 3 4 5, और एक कार्बन रिंग के बाहर होगा, कौन सा, 6 वाला कार्बन। देखो ठीक है ना। अब आप समझिए, आप इसी को आप ऐसे लिख रहे हैं, हमने बनाया एक, देखो हमने क्या बनाया, एक ऐसे रिंग बनाया, रिंग, देखो ये रिंग बना दिया हमने। देखो इसमें, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, देखो 4 5, और यहां तो ऑक्सीजन आ गया। देखिए इसे, ये जो ऑक्सीजन है ये फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में है। देखो ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं आप, क्योंकि ये किसके बीच में है, ये फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में है। ये देखो ऑक्सीजन लिख दिया, देखो हमने यहाँ पर। अब देखो नंबर 1 कार्बन पे क्या है, H है, OH है, तो देखो नंबर 1 पे लिख दो H और OH, ठीक है। नंबर 2 पे बताओ क्या है, वो सेम है, देखो H और OH, देखो H और OH। लेकिन थर्ड पे देखिए, ये है आपका, देखो थर्ड पे क्या है, OH इधर है और H इधर है, तो थर्ड पे OH ऊपर चला गया और H नीचे आ गया, देखो ऐसे। फिर देखो फोर्थ पे क्या है, HOH है, तो ये H और
OH हो गया। अब क्वेश्चन बचा कि फिफ्थ पे क्या लगा हुआ है, देखो तो फिफ्थ पे ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ये तो ऑक्सीजन यहाँ, ये तो लिंकेज बन गया देखो यहाँ पर। तो जो CH2OH था उसको ऐसे लिखिए ऊपर, और यहां लिख दीजिए क्या, आप यहां लिख दो हाइड्रोजन। और इसी कंपाउंड का नाम है, इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं इसको। और इस रिंग को देखो, ये जो यहाँ पे रिंग बना है देखिए ऐसे, ये जो रिंग बना है देखो यहाँ पे ऐसे, इस रिंग को क्या कहते हैं बताओ? इस रिंग को कहते हैं पैरानोज रिंग कहते हैं, पैरानोज रिंग कहा जाता है इसको। और इसीलिए इस कंपाउंड को अल्फा डी ग्लूको पैरानोज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, CH2 ऊपर क्यों लिखा है, कहां CH2 ऊपर लिखा है? अरे एक्चुअली देखो, ये एक्चुअली जब वो देखो कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, एज पर द रूल ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ, स्ट्रक्चर ये याद करना है कि CH2OH ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। और इस कंपाउंड को कहते हैं अल्फा डी ग्लूको पैरानोज, इसे अल्फा डी ग्लूको पैरानोज भी कहते हैं। पूरा नाम देखो हो गया इसका, क्योंकि पैरानोज रिंग होता है इसके अंदर। क्या सब कुछ रूल के हिसाब से ही हो रहा है? जैसे बताया गया है स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, कुछ हवा में कुछ नहीं होता, सबका केमिकल स्टेबिलिटी होता है, सबका एक केमिकल स्टेबिलिटी होता है। हर स्ट्रक्चर का जब फॉर्मेशन होगा वो स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है। स्ट्रक्चर देखो ऐसी तरह का होता है, जो आपका लेफ्ट में है देखो, जो लेफ्ट का पार्ट है वो रिंग के ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो राइट साइड का पार्ट होता है वो अवे फ्रॉम रिंग जाता है, ठीक है। अब देखो एक चेंज और, छोटा सा चेंज है देखिए, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। अब करना क्या देखिए आपको, इस पोजीशन पे क्या करना देखो, इसे कर दो आप H और यहां कर दो OH, नंबर 1 कार्बन पे, नंबर 1 कार्बन पे HOH के पोजीशन को चेंज कर दो। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसे कहते हैं अब बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं इसको। केवल एक कार्बन पे चेंज हो गया तो वो बीटा बन गया, अल्फा से बीटा हो गया वो। और कितना इंपॉर्टेंट चेंज है देखिए, हम जो रोटी खाते हैं, जो स्टार्च हम खाते हैं उसमें अल्फा ग्लूकोज होता है, और जो सेलुलोज होता है जो प्लांट्स में मिलता है उसमें बीटा ग्लूकोज होता है। और अल्फा बीटा में डिफरेंस किसका है बताओ? अल्फा बीटा में डिफरेंस केवल एक कार्बन का होता है। फर्स्ट कार्बन पे OH को ऊपर कर दीजिए और H को नीचे कर दीजिए, तो वो क्या बन गया, उसे कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आ गया बच्चे? अल्फा बीटा कैसे बनता है समझ में आ गया आपको? अल्फा बीटा कैसे बनता है ये समझ में आ गया? हाँ चलिए, मैंने क्या बताया देखो, एक पोजीशन पे, और देखो ये रिंग बनेगा ना, ये जो रिंग बना है इस रिंग के अंदर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ऐसे रिंग को जिसमें 5 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो, ऐसे रिंग को कहते हैं क्या, पैरानोज रिंग कहते हैं इसको। तो ग्लूकोज के रिंग को पैरानोज कहा जाता है। बस एक ही डिफरेंस होता है, एक ही डिफरेंस होता है अल्फा और बीटा में, बस इस कार्बन पे OH को ऊपर कर दो और H को नीचे कर दो। इसे ही कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज, जो कहां मिलता है बताओ? सेलुलोज में होता है, फर्स्ट कार्बन पे, यस, ओनली ऑन द फर्स्ट कार्बन।
प्लांट्स में होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये रिंग समझ में आ गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पायरेनोज रिंग में, देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे पूछे जाते हैं बता दूं आपको। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पायरेनोज रिंग में कितने कार्बन होते हैं, कितने ऑक्सीजन होते हैं। तो पायरेनोज रिंग में 5 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। समझ में आ गया। इसके बाद ये पूछा जाता है कि पायरेनोज रिंग के फॉर्मेशन में किस किस कार्बन के बीच में लिंकेज होता है। तो ये होता है फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में, है ना। ये समझ में आ रहा है आपको। पूछा जाएगा कि पायरेनोज रिंग के फॉर्मेशन में किस किस कार्बन के बीच में लिंकेज होता है, लिंकेज। पायरेनोज फॉर्मेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग द पायरेनोज रिंग फॉर्मेशन, ऑक्सीजन लिंकेज टेक्स प्लेस इन बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन। समझ में आ गया आपको। चलिए अभी आप रुक जाओ, अभी मैं आ रहा हूं उस पर। अब यहां देखो, तो ये समझ में आ गया। अब मैं देखो बता रहा हूं आपको, देखिए अब देखो फ्रक्टोज का रिंग कैसे बनता है। फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर, बीटा डी ग्लूकोज मिलता है सेलुलोज में, सेलुलोज में अल्फा मिलता है स्टार्च में, ठीक है। वैसे देखो यहां पर 1 2 3 4 5, और यहां पे ऐसे लिखो C11O और CH2OH, और यहां पे लिख दीजिए ऐसे लिखो H और OH, OHH, OHH, और यहां पे सीधा लिख दो वही चीज CH2। नंबर ऐसे होता देखो 1 2 3 4 5 और 6। यहां हमने ऊपर भी लिख दिया CH2OH। लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ये समझ में आ रहा है। अभी ये क्या बताओ, इसका नाम इनकी क्या है, इसे कहते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज कहते हैं इसको। अब क्या होगा देखो, इसमें जो आप चेंज करेंगे, ये देखो ये जो कार्बन यहां होता है देखो, इसको यहां से हटाओ पहले, और इस हाइड्रोजन को यहां से हटाओ, इसको यहां शिफ्ट करो ऐसे, और ये इसके बीच में क्या बनेगा देखो, रिंग बनेगा देखो इसके बीच में वैसे। अब बनाओ रिंग इसका, देखो ऐसे, तो इसका रिंग इस तरह का बनेगा देखो, 1 2 3 4, और यहां पे आएगा ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है। 5 वाले से देखो, ये सेकंड और फिफ्थ में होता है, सेकंड और फिफ्थ होता है, जहां पे ऑक्सीजन होगा वहीं तो लिंकेज बनाएंगे आप। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ऐसे रिंग को कहते हैं फुरानोज रिंग, जिसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। और अब इसमें आप शिफ्ट करो, देखो तो फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है बताओ, लगा हुआ है CH2OH और ये OH, ये देखो CH2OH और OH, CH2OH OH सेकंड कार्बन पर देखो। ये फर्स्ट कार्बन देखो यहां पर है, एक्चुअली सेकंड कार्बन ये होता है देखो, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है, और फिफ्थ ये होता है। क्योंकि फर्स्ट कार्बन देखो यहां पर है ना, तो देखो लिखा हुआ है CH2OH, और नीचे क्या लगा हुआ देखो, OH लगा हुआ है देखो यहां पर ऐसे, ठीक है। थर्ड कार्बन पे क्या था, OH और H। फोर्थ पे क्या था, वही सेम देखो, H और OH। और फिफ्थ पे क्या लगा हुआ देखो, सेम है देखो, CH2OH और H। ये देखिए CH2OH और H। ये है कौन सा कार्बन बताओ, कार्बन नंबर 6।
तो 2 कार्बन रिंग के बाहर चला गया ना, फर्स्ट वाला भी और 6 वाला भी, और इसी का नाम क्या बताओ, इसे कहते हैं अल्फा डी फ्रक्टो फुरानोज कहते हैं इसको। हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर आपको? हाँ, ये पूरा CH2OH है, दोनों दो कार्बन रिंग के बाहर है, ये वाला भी और ये वाला भी, फर्स्ट वाला भी और 6 वाला भी। ठीक है, और आप क्या करो, इस OH को ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो, तो क्या होगा बताओ? इस OH को ऊपर करके इसको नीचे कर दो, सेकंड कार्बन पे इसको नीचे करो, इसको ऊपर कर दो, तो क्या बन जाएगा वो? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोफुरानोज कह देते हैं इसको। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इसको ऐसे अगर ऊपर कर देंगे आप, इसको नीचे कर देंगे आप, तो क्या बनेगा उसको? उसे कहते हैं बीटा डी फ्रक्टोफुरानोज। तो ये मैंने बता दिया कि ये रिंग स्ट्रक्चर है किसका बताओ? ये रिंग स्ट्रक्चर है किसका बताओ? ग्लूकोज का। और देखो, रिंग स्ट्रक्चर जब बनेगा तभी अल्फा बीटा टर्म यूज करते हैं, जब तक रिंग नहीं बनता अल्फा बीटा नहीं आता। अल्फा बीटा जो टर्म यूज करते हैं वो केवल रिंग स्ट्रक्चर के लिए ही होता है। समझ में आ गया सबको अब ये? चलिए, तो देखो ये एक्चुअली, देखो एक चीज याद रखना, बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है, ये आपको 12th क्लास में फिर से पढ़ना है, लास्ट में यहीं पे समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि केमिस्ट्री में भी 2-3 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से पूछे जाते हैं। 12वीं क्लास में आपको शायद इतना अच्छे से ना समझाया जाए स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो होता है, तो आप यहीं से इसको अच्छे से आप एक बार डायग्राम घर पे देखना, बैठ के वापस वीडियो देखना, तो समझ में आना चाहिए आपको। बेसिक चीज है ये, अगर यहां समझ में नहीं आएगा तो आगे के बायोमोलिक्यूल में भी दिक्कत होगी फिर। बिल्कुल आया था, आसान से क्वेश्चन आए थे, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है रिंग किसके। अब ये बताओ मुझे कि फुरानोज है ये किसके बीच में बनता है? ये बनता है सेकंड और 5th कार्बन के बीच में। ऑक्सीजन लिंकेज जो बना वो किसके बीच में बनता है बताओ? कौन कौन से कार्बन के बीच में बनता है ये सेकंड और 5th के बीच में होता है। सही बात है, तो इसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास का जो शेड्यूल है वेडनेसडे वाला वही होगा, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। देखो बायोकेमिस्ट्री, जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे ना, तो मेडिकल कॉलेज में इतनी मोटी मोटी किताब आती है बायोकेमिस्ट्री की, इसी चैप्टर को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में भी। बिल्कुल सही बात है, इतनी मोटी किताब होती है बायोमोलिक्यूल्स की। जिनके फादर डॉक्टर हैं उनके घर में देखो रखा हुआ होगा लेंजर की किताब, इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं। ठीक है बच्चों? हाँ मैंने भी पढ़ा है। नहीं होता बायो, सुना है क्या? तुम्हें लग रहा है कि ये टफ होता है? बायोकेमिस्ट्री अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना, तो अच्छा बताओ कितने, देखो कार्बन कहाँ कहाँ है बताओ? कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। रिंग के अंदर कितने कार्बन है? रिंग के अंदर तो 4 कार्बन ही है ना, 2 कार्बन तो रिंग के बाहर है। देखो ये वाला भी, ये वाला भी, तो रिंग के अंदर कितने कार्बन हो गए बताओ? 4 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है इसमें। समझ में आ गया? अब ये समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी जो कार्बोहाइड्रेट में बताऊंगा कि लिंकेज होता है 1,4 होता है, 1,1 होता है, 2,1 होता है, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसलिए मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने आपको समझाया ये सारा चीज, कि आपको समझ में आना चाहिए कि 1,2 का मतलब क्या होता है, 2,4 का मतलब क्या होता है, 2,5 का मतलब क्या होता है, बीटा 1,4 कैसे बनता है। ये तब समझ में आएगा जब आपको अल्फा बीटा का मतलब समझ में आएगा। हाँ एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ नहीं है,
बट लिंकेज समझना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको बेसिक का जो चीज है वो तो समझना पड़ेगा ना।